अगर आपको आपके काम के लिए मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत है तो आपको आज ही अपना काम बंद कर देना चाहिए। हम भी एक दिए हैं और साधु भी एक दिया है, बस अंतर इतना सा है, हम बुझे हुए दिए हैं, वो जला हुआ दिया है, उसके सानिध्य में बैठकर हमारा अपना दिया भी प्रज्वलित हो जाए तो जीवन आनंद में हो जाएगा। पर ह्यूमन लाइफ प्लेजर के लिए कभी नहीं मिली, ह्यूमन लाइफ केवल पर्पस के लिए मिली। ये तो आपके हाथ की सामर्थ्य है महाराज। हो सकता है किसी के पैरों में पड़ा हुआ अपना जीवन हो, पर किसी कलाकार के हाथ में लग जाए तो पूरी दुनिया के मुकुट की तरह वो जीवन सुशोभनीय हो सकता है। और भारत एक और शब्द कहता है, व्हाई नॉट एंड देयर शुड बी हाई थिंकिंग एंड हाई लिविंग। चाहे श्री कृष्ण पूरी दुनिया में कितनी भी लीला कर चुके हों, पर जाने तो ब्रज की लीला से ही जाते हैं, मथुरा और वृंदावन की लीला से ही जाने जाते हैं। ये जो मथुरा वृंदावन का क्षेत्र और उसका युवा है, वो इस नाम के साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखता है। ये साधारण बात नहीं है। आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाकर कह दीजिए कि हम मथुरा से हैं, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति आपसे एक भिन्न आशा रखता है, आपके प्रति एक भिन्न अप्रोच रखता है, आपके प्रति एक भिन्न रिस्पेक्ट रखता है। एक बात मैं आपसे कहूं, कोई कह दे न्यूयॉर्क से हैं तो उसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी याद आएंगे, कोई कह दे दिल्ली से हूं तो उसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्मरण में आ जाएंगे, कोई कह दे बंबई से हूं तो उसको बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज याद आ जाएंगे। पर जैसे कोई कहता है मैं मथुरा से हूं तो उसे साक्षात श्री राधा रमण बांके बिहारी याद आ जाते हैं महाराज। सीधा श्री कृष्ण स्मरण में दिला दे वो आपकी जन्मभूमि है, सीधा श्री कृष्ण का ध्यान दिला दे आप उस धरती से हैं। आज मुझे पता है मथुरा मेरी भी शिक्षा की भूमि रही है थोड़ी समय। आप सबके जैसे मैं भी जब इस कार्यक्रमों में कभी कभी जाता था तो मन में तो विचार आ ही जाता था कि ये कब खत्म होगा कब हम घर जाएंगे। थोड़ी देर वृंदावन भी पढ़ा हूँ, मथुरा भी पढ़ा हूँ, दिल्ली भी पढ़ा हूँ और विदेश भी पढ़ा हूँ। इसलिए एक ग्रामीण शिक्षा से लेकर के और एक अत्याधुनिक सर्वोत्तम शिक्षा के केंद्र में थोड़ी थोड़ी देर उसके अनुभव को करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, वो सब मैं आपके साथ साझा करूंगा। बहुत स्नेह के साथ सब लोग बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं इस मथुरा की। सबसे पहला लाइफ मैनेजमेंट का अस्तित्व ही ये है। आप अपने जीवन में जो कीजिए सबसे बेस्ट करने की आवश्यकता है। हमारे सनातन धर्म में जितने देवता हैं, एकमात्र हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनके हर परिवेश की स्वतंत्र पूजा होती है। वो जिस लेवल में है उस समय पूज्य हैं, उस समय बेस्ट हैं। लड्डू गोपाल के रूप में भी पूजे जाते हैं, राधा कृष्ण के रूप में भी पूजे जाते हैं, अकेले खड़े होकर गिरिराज जी गिरधारी के रूप में भी पूजे जाते हैं, मथुरा आके मथुरेश और द्वारिकाधीश के रूप में भी पूजे जाते हैं, पार्थ सारथी के रूप में भी पूजे जाते हैं। आनंद की बात यह है कि चाहे रुक्मणी कृष्ण हो तो भी विट्ठल कहकर लोग प्रणाम करते हैं, और चाहे राधा कृष्ण हो तो भी बांके बिहारी राधा रमण लाल राधा वल्लभ कहकर सब प्रणाम करते हैं। जीवन का हर परिवेश श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ ही खड़े होंगे, सीता जी के साथ ही खड़े होंगे, हनुमान जी या तो शरणागति की मुद्रा में होंगे या पर्वत और गदा लेकर सामर्थ्य की मुद्रा में होंगे। मैं तुलना नहीं कर रहा, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु श्याम सुंदर ऐसे हैं, ऐसे अद्भुत हैं, वो जो करते हैं इस चरम तक कर देते हैं कि वो कार्य से उनकी पूजा नहीं होती, बल्कि उनके रहने से उस कार्य की श्रेष्ठता हो जाती है। हम लोग, मैं कुछ सूत्र, आज दिल्ली से सीधा आपकी सेवा को यहाँ आया तो कुछ बातें मैं लिख लाया जो गाड़ी से यहाँ जब आया। भगवान की कृपा से ऐसे विषयों के ऊपर भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में मुझे बोलने का अवसर मिलता रहता है। हम लोग एक संत, एक साधु, एक ऋषि, एक गुरु की अपने हिसाब से परिभाषा जानते हैं, पर शास्त्र ने बिल्कुल सीधी बात कही है। हम भी एक दिए हैं और साधु भी एक दिया है, बस अंतर इतना सा है, हम बुझे हुए दिए हैं, वो जला हुआ दिया है, उसके सानिध्य में बैठकर हमारा अपना दिया भी प्रज्वलित हो जाए तो जीवन आनंद में हो जाएगा। मैं बस अपने भाव का एक दिया लेकर यहाँ आया हूँ।
जो जो चाहेगा वो कुछ अपनी लाइफ में उतार कर अपने दिए को भी जला सकता है, और अगर आपके पास आपका दिया होगा तो आप अपने रास्ते को प्रकाशित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, जीवन में श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, देहिनोस्मिन यथा देहे। बड़ा अद्भुत श्लोक है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, विस्तार से तो आप घर जाकर देख लीजिएगा। आदरणीय अग्रवाल जी को अभी अभी मैंने अपनी गीता भी प्रस्तुत की अंग्रेजी में, जो छापी गई थी। उसमें सबसे अद्भुत सूत्र दिया। आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा, लाइफ मैनेजमेंट करने की अगर आवश्यकता है तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि आप हैं कौन। नो योर सेल्फ बिफोर यू बिल्ड योर सेल्फ। अब जब सत्र ही ऐसा है तो मेरी भाषा और मेरी प्रस्तुति भी वैसी ही हो जाएगी, आप ध्यान दीजिएगा। नो योर सेल्फ बिफोर यू बिल्ड योर सेल्फ। आज बड़े आश्चर्य की बात है, आप कैसे हैं, आप कौन हैं। आज मैं यहां बैठे किसी भी व्यक्ति से किसी और के बारे में पूछूं तो आप जानकारी से भरे हुए हैं, इतने ज्यादा जानते हैं कि कई बार उसका नाम भी आ जाए तो आप पहले ही कह देते हैं, अरे मत बताओ, हमें पता है वो कैसा है, मत बताओ, हम सब जानते हैं उनके बारे में। यार बचपन से देखा है, क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से पता है हमें उनके बारे में। जैसे हमने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूरी पीएचडी कर रखी है उसके बारे में कि वो सोता कब है, खाता कब है, और मजा भी उसी में आता है। उसमें भी अगर किसी की प्रशंसा हो रही हो तो हम उसमें असहज होने लग जाते, और उसमें किसी की निंदा हो रही हो, ओ हो, ब्रज भाषा में कहूं, रबड़ी रसगुल्ला खाने में इतना मजा ना आए जितना बाकी निंदा सुनने में आवे महाराज। अगर सुनाने वाला थक भी जाए तो थोड़ी देर में फिर कहते, चाय लोगे, और क्या लाएं, बैठो तो सही यार, अच्छा क्या कह रहे थे, सच में बहुत बदमाश आदमी है। पता नहीं हमारी क्या स्थिति ये बन गई है। अगर व्यक्ति कोई अचानक से चौबे जी सफल हो रहा हो ना, तो पहली दिमाग में आती है, जरूर इसने बहुत गड़बड़ की होगी। क्यों नहीं हम मान सकते कि उसने बहुत मेहनत की होगी, क्यों नहीं वो शार्प होगा, क्यों नहीं वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना जानता होगा। हम पहले ये क्यों सोच रहे हैं कि जरूर इसने कॉन्स्पिरेसी, करप्शन किया है इसलिए आज ये आगे बढ़ गया। हम पूरी दुनिया के विषय में बहुत सावधानी से सबको जानते हैं। मैं निवेदन करूं, हमारे पास पशुओं से अलग होने के लिए एक वस्तु है जिसको हम कहते हैं चिंतन। हमारे पास प्रोग्रेसिव थॉट करने की सामर्थ्य है। इतनी बड़ी शिक्षण संस्था केएमपीएस के अधिपति भी यहां विराजमान हैं। आप ये बात अपने स्कूलों में रोज पढ़ाते होंगे। हमारे पास प्रोग्रेसिव थॉट की सामर्थ्य है। हजारों साल से घोड़े ने वही घास खाई है, उसने कभी नहीं सोचा कि लेट मी मेक अ ग्रास सूप। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं उस घास का कोई सूप बना लूं, कोई ग्रीन टी बना लूं। और इस समय वन ऑफ द एक्सपेंसिव टी इज लेमन ग्रास टी, इजंट इट? बड़ी जबरदस्त मजा आता है, कहीं बढ़िया बैठ के पीजिए। हमने उस घास को चाय तक पहुंचा दिया। अ प्रोग्रेसिव थॉट वो किसी पशु के पास नहीं है। मैं थोड़े दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में था, तो मैं उच्चारण में भूल करूं तो मुझे सुधारिएगा। कोयला एक मंकी की ब्रीड होती है ऑस्ट्रेलिया में। जब मैं उसको हाँ आप देख, सब बुद्धिमान, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, पता तो चले। ऐसा तो नहीं कि एक ही पढ़ा लिखा बैठा यहां सब हैं, अच्छे लोग आए। मुझे यह बताया गया कि वो लगभग 80% पूरे दिन में सोता रहता है। ध्यान दीजिएगा, 80% 24 आवर्स में वो केवल सोता रहता है, बस थोड़ा सा उठता है। द स्लोएस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट, बस कुछ सोता ही रहता है। बस थोड़ी देर उठता है, फिर खाया,
फिर सो गया, फिर उठा, थोड़ा पिया, फिर सो गया, फिर उठा, फिर मैक्सिमम उसका मन किया। जब वंश वृद्धि का समय आया उतने तक ही सीमित है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। इट्स द सेम थिंग। When pollen falls from stigma, then fertilization happens, isn't it? This is what we are teaching in our physics and biology books. It's the same process. But human existence is much more beyond that, much, much more. Extensively, because we have a technique of progressive thinking. और मैं निवेदन करूं, इस प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लिए आसपास के वातावरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। ध्यान दीजिएगा, आसपास के वातावरण का बहुत बड़ा महत्व है। आप क्या सोच रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। आपकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव उस लेवल तक हो पाएगी जिस लेवल के लोगों के साथ आपका एसोसिएशन होगा। मैं निवेदन करूं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग का प्रभाव भी एसोसिएशन और एजुकेशन, इन दो से पड़ता है। और एजुकेशन में भी आज केवल किताबी पढ़ाई का महत्व नहीं रह गया, यह भी देखना पड़ रहा है कि स्कूल में जा कौन कौन रहा है। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। एक घटना मुझे बड़ी अच्छे से याद है, बड़ी सीरियस सिचुएशन है, बट एक बोर्डिंग स्कूल था और एक बच्चे को बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, बिकॉज ऑफ द लुक्स, बिकॉज ऑफ द कास्ट, बिकॉज ऑफ द मार्क्स। ही वॉज एक्सट्रीमली बुलीड। बहुत छेड़ा जाता था उसको, और इस हद तक छिड़ गया वो कि आज उसने निर्णय कर लिया, घर वालों को कंप्लेन करता तो वो कह देते सहन कर ली, बड़ी मुश्किल से फीस भरी है भाई, पढ़ ले, ये साल तो निकाल ले, वेस्ट हो जाएंगे पैसे। क्लासमेट्स बुली करना शुरू कर दिए, तो आज उसने निर्णय कर लिया कि मैं तो आज मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। अपने जीवन को जो खत्म करने का प्रयास करें, उससे ज्यादा नकारात्मक स्थिति आपके जीवन में दूसरी नहीं हो सकती। हमारे वैदिक शास्त्रों में इससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं। निर्णय किया आज तो मैं मरी जाऊंगा, पर बोर्डिंग स्कूल था, मरूं कब? तो शाम को, दोपहर शाम को उसने सारी तैयारियां कर ली, क्या क्या मुझे साधन चाहिए, सामान चाहिए, बच्चे भी सो जाएं। निर्णय भी यह किया कि प्रधानाचार्य के ऑफिस में ही करूंगा वहीं करूंगा, इन्हीं के चक्कर में सब हो रहा है, प्रधानाचार्य के ऑफिस में करूंगा। पर सोचा तैयारी तो हो गई, पर अब सो तो जाएं थोड़ी देर बच्चे। अब बच्चे भी आप जैसे नहीं थे जो चुपचाप मेरे प्रवचन में बैठ भी गए। जब अंदर भी वहां की रक्षक जब सबको सुला देते थे, उसके बाद भी गॉसिप चलती रहती थी। उसे पता था अगर 9 बजे सोने का टाइम था तो कोई 12 से पहले सोता नहीं था, तो वो भी छुप के बस प्रतीक्षा कर रहा था। जो उसे रस्सी चाहिए थी, जो उसे टेबल चाहिए, सोच लिया था कि रस्सी बांधकर पंखे से टेबल पर लटक जाऊंगा, मर जाऊंगा, सब सो जाएं, बस प्रधानाचार्य जी अपने यहाँ चले जाएं, वार्डन्स हमारी थोड़ी इजी हो जाएं, बच्चे क्लासमेट्स सो जाएं, बस। बीच में उसको लंच डिनर ब्रेक के बाद टाइम मिला तो चुपचाप प्रधानाचार्य के ऑफिस में भी घुस गया और वहीं छुप के बैठ गया। पर सोचा अभी मैं ये सब करता किसी ने देख लिया तो मुझे कोई करने नहीं देगा। लुक एट द माइंड, कितना शार्पली उसको प्लान कर रहा है अपने आप को मारने के लिए। अभी थोड़ा टाइम लग रहा था, एक आध बार उसको लगा आप शायद सो गए होंगे, फिर भी उसको कुछ मूवमेंट्स की आवाज सुनाई दी, तो उसने कहा अभी और रुक जाओ, अब 2 घंटे कम से कम निकालने हैं, 2 घंटे करूं तो करूं क्या। प्रिंसिपल का ऑफिस है तो डेफिनेटली वहां कुछ न कुछ बुक्स, कुछ न कुछ फिलॉसफी, कुछ न कुछ मटेरियल, वर्ड्स, कई अवार्ड्स, कई सारी चीजें वहां रही ही होंगी। आजकल का कोई होता तो इंस्टाग्राम की रील देख के टाइम निकाल ही सकता था। वो बेचारे के पास मौका था नहीं, क्योंकि हॉस्टल में फोन अलाउड नहीं था। तो बंदा करे तो करे क्या। एक रियल व्यक्ति की कहानी सुना रहा हूं आपको। करे तो करे क्या।
प्रधानाचार्य भी थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तभी उसकी दृष्टि पड़ी, उसने देखा एक किताब पड़ी है, उसमें एक हाथी का चित्र बना हुआ है, वो भी डूब रहा है, मर रहा है, चिल्ला रहा है, और उस हाथी की सूंड ऊपर निकली है और ऊपर गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हैं। तो उसे कुछ कनेक्शन फील हुआ कि मेरी स्थिति भी तो कुछ ऐसी है, ये शायद रस्सी सूंड की तरह ही है। उस किताब के आगे ऊपर लिखा था कल्याण। गीता प्रेस की किताब बनती है कल्याण। उसने एकदम ग्रंथ को उठाया और एक पन्ना ऐसे ही खोला, उसमें एक लेख लिखा हुआ था, केवल पढ़ें नहीं, जीवन में कुछ करें, एक शीर्षक था। और जब उसको पढ़ने लगा 2 घंटा निकालने के लिए, केवल पढ़ें नहीं कुछ करें, और जब वो पढ़ने लगा तो उसमें व्याख्याएं चलने लगी। और एक क्षण में बात आई, वो व्यक्ति जो अपने जीवन में दूसरों के कुछ भी कहने से हतप्रभ हो जाता है, जो अपने आप को खत्म करने की स्थिति कर लेता है, कहीं ना कहीं भगवान की ये लीला थी कि आत्महत्या के विरोध में इतनी चीजें लिखी थी कि उसको तो 100 जन्म तक मुक्ति न मिले। एक क्षण तो उसके मन में विचार आए, वो जीवन का सबसे बर्बाद व्यक्ति है, और उसने सोचा बच्चों की छोड़ो, अब तो किताब भी मुझे गाली दे रही है। एक क्षण उसने ये सोचा, और जब अगला लेख उसने शुरू किया तब उसमें एक पंक्ति लिखी हुई थी, जीवन में हर स्थिति एक आवेग की तरह है। आवेग, अगर आपके पास किसी सोडा की बोतल हो, उसे बड़ी जोर से हिलाओ और तुरंत खोल दो तो आपको भी गंदा कर देगी, फैल भी जाएगी, सामने सबको गंदा कर देगी। पर बहुत जोर से हिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दो और 15 मिनट के बाद आराम से खोलो तो उसका प्रेशर सेटल डाउन हो जाएगा। जीवन में ये हमारी स्थिति हर स्थिति पर ऐसी घटती है। एक आवेग आता है, क्रोध का, काम का, मोह का, मद का, मात्सर्य। इज समवन ट्राइंग टू इरिटेट यू, टीज यू, बुली यू, जैसे सोडा की बोतल जोर से हिलाई, अगर उसी समय ढक्कन खोल लिया तुमने मुंह का तो तुम भी गंदे हो जाओगे, संबंध भी खराब हो जाएंगे। थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता है, इस आवेग को निकलने दो। और जब उसने ये सोचा कि किताब भी मुझे गाली दे रही है तो उसने कहा अब ऐसा नहीं करूंगा, और उसने वो प्लान को कैंसिल कर दिया। और कहते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ सालों के बाद वो इस देश के राजनीतिक, व्यापार, हर स्तरों के ऊपर एक सर्वोत्तम व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। नाम ले लूं तो यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति उसकी कहानी जानता होगा। उन्होंने जब मुझे ये बताई बात, पर यह भी कह दिया था आप लेना नहीं, क्योंकि मैंने अभी इसको खोला नहीं है, कभी ऑटोबायोग्राफी लिखी या मरने के बाद कभी कोई लिखेगा तो बता दूंगा। उसने मना किया, पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एसोसिएशन, थॉट का प्रभाव ही उस संघ से पड़ता है। प्रोग्रेसिव थॉट है आपके पास, इसलिए सबसे पहले जानना पड़ेगा आप कौन है। और आप असीमित संभावनाओं की स्थिति हैं, आप बिल्कुल कुछ भी बना सकते हैं अपने जीवन में। आप जैसा चाहें वैसा मन बना सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा तन बना सकते हैं, आप जैसी चाहें वैसी बुद्धि बना सकते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक के ऊपर रख के जैसा चाहे वैसा बना सकता है। और अगर आज उसने कुल्हड़ बना भी लिया और उसका मन किया कि मुझे फिर से बनाना है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो कुल्हड़ को फिर से फोड़ेगा, फिर से चूरा बनाएगा, फिर से पानी डालकर मलेगा, फिर से लेई बना के चाक के ऊपर घुमा के कटोरी बना देगा। कल उसका मन किया कि मुझे कुछ और बनाना है तो प्लेट बना देगा, कुछ और मन किया तो जग बना देगा। मैं आपसे निवेदन करूं, आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने शरीर को जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। बस ध्यान रखना, कुम्हार की जैसी प्रतिभा होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, आप कौन हैं। आप असीमित संभावनाओं की स्थिति हैं। इस संसार का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। असीमित संभावनाओं। ह्यूमन इज, मैंने कई बार अपने उद्बोधनों में कहा, ह्यूमन इज नॉट जस्ट अ रिसोर्स, इन फैक्ट ही इज अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। मनुष्य कभी रिसोर्स नहीं हो सकता। मैं तो ह्यूमन रिसोर्स शब्द से एग्री भी नहीं करता, चाहे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इसका डिपार्टमेंट बनाते होंगे। ह्यूमंस आर अनलिमिटेड प्योर पॉसिबिलिटी। चिड़िया का बच्चा उड़ना जानता है, मेंढक का बच्चा उछलना जानता है, शेर का बच्चा भी शिकार करना जानता है,
पर मैं आपसे निवेदन करूं, इंसान का बच्चा कुछ नहीं जानता, और जब जानना शुरू करे तो एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ने की उसके पास संभावनाएं हैं, कुछ भी कर सकता है। सबसे पहला सूत्र ही यही है, आप अपने आप को जानने का प्रयास। नो योर सेल्फ बिफोर यू बिल्ड योर सेल्फ। आप कैसे हैं, मैं आपको उसके लिए एक टेक्निक कह देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चार्ट बनाइए, चाहे आप स्टूडेंट हैं और चाहे आप वाइस चांसलर हैं, सबके काम में आएगी ये बात। चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे बिजनेस टाइकून हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे दाता हैं और चाहे मुझ जैसे छोटे से भिक्षुक हैं, सबके काम में आएगी। अपने जीवन में एक चार्ट बनाइए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, गीता ने आज्ञा दी। और थोड़ी थोड़ी देर में 1 साल तक अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि अगर मेरे सामने एकदम से बिजनेस अनसटल दिखा तो मैंने उस पर रिएक्ट क्या किया। मैं इरिटेटेड हो गया, मैं टेंस्ड हो गया। ऐसी स्थिति में आप अपने नेचर को थोड़ा सा राजसिक स्थिति पर लिखना शुरू कीजिए। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पर आपका रिस्पॉन्स कैसा, आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कितने कमिटेड हैं अपने कमिटमेंट्स को लेकर, धीरे 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 आपका व्यवहार कैसा है, आप सत्य बोलना कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप किसी के प्रोग्रेस के बारे में सुनकर कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। एक चार्ट बनाइए। मैंने कितनी बार कहा है, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है महाराज। जो इस दुनिया का सबसे कठिन काम है, किसी के सुख में सुखी होना इस संसार का सबसे कठिन काम है। किसी के दुख में दुखी होना तो बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत बार भीड़ को जुटते हमने देखा है। गजब की एकता देखी है इस जमाने की, किसी जिंदे को गिराने में, किसी मुर्दे को उठाने में, बड़ी एकता है। एक चार्ट बनाइए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और उस पर पेन डाउन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी मैं भी हूं तामसिक, डिग्री कौन सी बड़ी है, ज्यादा परसेंटेज कहां से आ रही है। अगर हमारे नॉर्मल बिहेवियर पर भी मैं आपसे निवेदन कर दूं, हम इसके ऊपर कभी एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं, पर नॉर्मल बिहेवियर हम लोगों का होता है वो ज्यादातर जनरल ह्यूमन राजसिक एटीट्यूड का होता है, बीच का। अब उसमें 2 स्थिति हैं, या तो वो ड्रैग हो या वो खराब, या तो खराब हो या प्रोग्रेस करे। जैसे दूध, ध्यान दीजिएगा, दूध थोड़ी देर तक रहा तो या तो वो बिल्कुल सड़ जाएगा, बदबू आ जाएगी, खट्टा हो जाएगा, और या दूसरी एक बात है कि अब दूध प्रोग्रेस करे, अभी उसमें संभावना है प्रोग्रेस करने की, थोड़ी देर रोकिए, थोड़ी देर उसको कोई अच्छा एसोसिएशन दीजिए, थोड़ा सिरका, थोड़ा दही डाल दीजिए तो थोड़ी देर में दही बन जाएगा, और अभी उसमें संभावना आगे बढ़ने की, तो फिर मथिए तो मक्खन और छाछ बन जाएगी, और माखन तैयार है तो कान्हा तो कब से तैयार है महाराज। और फिर भी अभी संभावना है, मैं निवेदन करूं, माखन के बाद भी संभावना है कि इससे घी निकल सकता है, और जिस समय तक घी निकल गया तो दोनों काम आपके पास आ जाएंगे। आप घी लेकर अपने शरीर को भी ऑल्टर कर सकते हो, और दिया जला के पूरे समाज को भी ऑल्टर कर सकते हो। 2 ही तो स्थिति हैं। जैसे दूध ये तो डिसीड हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है, या घी तक प्रोग्रेस कर सकता है। हमारे मनुष्य जीवन की भी यही संभावना है। गीता ने आज्ञा दी, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उस पर आपकी दिन भर की दिनचर्या, कम से कम वर्ष भर लगाकर, ज्यादा कुछ नहीं हो तो रिकॉर्ड कीजिए। आप अपनी लाइफ मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, एक कंपनी मैनेजमेंट आप करते हैं, फाइनेंस अलग है, लीगल अलग है, मार्केटिंग अलग है, क्या नई डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, और ये सब डिपार्टमेंट को हेड करने वाला आपकी जिंदगी है, उसी का मैनेजमेंट
आप, यू आर योर ओन अकाउंटेंट। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप पूरी दुनिया के लिए जो भी हो सो हो जाना, पर आप अपने जीवन के कभी ओनर नहीं बनना, आप अपने जीवन के मुनीम बने रहना। अगर आप अपने जीवन के अकाउंटेंट हो तो फायदे नुकसान का हिसाब रोज रखते रहोगे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुशित स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सेठ जी ने मुनीम जी को आज्ञा दी, भैया गल्ला बंद करना, दुकान बंद करना, बढ़ाना और जाके पर्चा दे देना। मुनीम जी ने लाकर पर्चा दिया। अब सेठ जी पर्चा देखकर परेशान है, कौन नुकसान भरेगा, कौन फायदे का क्या होगा। ये भी परेशान है, आज मिल गए भैया, आज 1 करोड़ का फायदा हो गया, अब इसका क्या करूं, कहां लगाऊं, कहां फर्दर इन्वेस्टमेंट करूं, कैसे संभालूं। पत्नी ने पूछा चाय पियोगे, बोले तो खून पी ले मेरा तो। बच्चों ने ज्यादा होदम मचा, 2-2 दिए उनके गालों पर, उन्हें अलग परेशान कर डाला। न रात में नींद भी नहीं आ रही, छिपकली देख रहे हैं, छत के ऊपर घूम रही है। मुनीम को कोई परेशानी नहीं है, फायदा तेरा नुकसान तेरा, मेरा 50,000 रुपये महीना दे दियो। पत्नी के साथ मस्त बैठा, तान दुपट्टा बच्चों से खेला और खूब सोया। मैं आपसे निवेदन करूं, आप भी अपनी जिंदगी के मुनीम बनकर हिसाब लेते रहना। हां, आंख तेने क्या देखा बता आज, केवल तू दूसरे के दोषी देखती रही, दूसरे की प्रगति को देखकर चिढ़ती ही रही, या सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कान हिसाब दे, केवल अपनी प्रशंसा सुनकर के ही मजा लेती रही, क्या अपने बारे में सत्य सुनने की भी सामर्थ्य थी तेरे पास। अपना मुंह हिसाब दे। हे हाथ, केवल तू मारने के लिए ही बढ़ा या कभी किसी की मदद के लिए भी आगे बढ़ा, मांगने ही बढ़ा या लुटाने भी बढ़ा। हिसाब लो। और मैं निवेदन करूं, तुम मुनीम बन जाना और मालिक सांवलिया सेठ को बना देना महाराज। फिर देखो जिंदगी का आनंद किस स्तर पर चलता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 चार्ट बनाइए, 1 वर्ष तक उस पर काम कीजिए कि हमें हमारा नेचर किस तरफ है, ज्यादा किस तरफ जा रहा है, हम सो कैसे रहे हैं, कितना सो रहे हैं। मैंने एक आजकल बहुत सारे बच्चे वो भी मुझे लेने आए, दे ट्राई न वियर दिस ब्लैक बैंड। मुझे नहीं पता था, मुझे एक बालक आया पहले, बहुत व्यस्त था, उसने मेरे हाथ में पहना दिया, मुझे लगा ऐसे ही होगा। तीसरे दिन मैंने उतार के रखा तो उसने कहा ना पहन के आओ महाराज। फिर उसने फ़ोन में डाल के बताया, ये सब बताएगा आपके बारे में। मैंने कि मैं बिना पहने ही अपने बारे में सब तुझे बता सकता हूँ। फिर भी बोला नहीं नहीं बता दो बता दो। आज इसकी व्यवस्था एक एक चीज बता रही है। तब हमने एक बालक को एक थॉट दिया, क्यों ना तू इसके एनालिसिस को वैदिक स्टाइल में क्रिएट कर। हम मेडिकल साइंस तो ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से क्रिएट कर, और उसकी 3 डिग्रीज बना। और अमेरिका में उस पर काम हो रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हो सकता है भगवान ने सफलता दी तो 10-15 वर्ष में, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो केवल उसको थॉट दिया। इस पूरे विश्व भर में एक नया टेक्नोलॉजी आ सकती है जो आपकी दिनचर्या हाथ में पहनने से देखने पर यह बता सकती है कि आप सात्विक जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, राजसिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि तामसिक की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान ने कृपा करी तो उस पर काम हो रहा है। आयुर्वेद, ज्योतिष और उसके साथ साथ दिनचर्या का एनालिसिस करते हुए नींद आदि। क्यों ना हम भारतीय हैं, और भारतीयों को अपने धर्म और अपने ज्ञान के ऊपर फक्र होना चाहिए महाराज। जो हम लोगों के पास है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। चिंतन करने की प्रतिभा, इस पूरी दुनिया की इतनी जनसंख्या नहीं है जितने विचारक इस देश में पैदा हुए। 350 स्कूल ऑफ फिलॉसफीज हैं, उसमें 300 केवल इस देश में ही उन्नत होती है। सबसे पहले अपने आप को जानिए। बहुत सारी आज स्ट्रगल यही खड़ी होती है कैरियर ओरिएंटेशन को लेकर। हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। हमने ट्राई किया अकाउंट्स, फिर हमने ट्राई किया लॉ, फिर हमने ट्राई किया थोड़ी देर हम जॉब कर आए, बाद में पता चला नहीं वहाँ मत दुकान पर ही बैठना ठीक है महाराज। मैं कह रहा हूँ पहले ही पता होती तो तू 3 महीना बर्बाद क्यों करता, वहीं बैठ जाता। मैं आपसे निवेदन करूं, हो सकता है मुझे रोशनी में दिख नहीं रहा हो कि इस भीड़ में मेरे साथ पढ़ने वाले भी कुछ 2-4 लोग बैठे होंगे। मैं अमरनाथ का विद्यार्थी रहा हूं 2 वर्ष के लिए। मैं वृंदावन में पढ़ा हूं, वहां भी मेरे सहपाठी हैं।
उसके बाद दिल्ली भी पढ़ा हूं, वहां कभी कभी लोग मिल जाते हैं। विदेश भी पढ़ा हूं, और वह मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था, वो अब रियाद का था, कभी कभी जाता हूं, मुझे मिल जाता है। पर मेरे बाल्यकाल से जब भी मैं स्थिति में पड़ा, मेरी एक बात बिल्कुल निश्चित थी, चाहे वृंदावन था और चाहे ऑक्सफोर्ड की धरती पर चला गया, पर मुझे पता था कि मैं पैदा कहाँ हुआ हूँ, किस घर में हुआ हूँ, किसने मुझे इस धरती पर वृंदावन का वास दिया है। मैं जानता हूँ कि भागवत जी की सेवा का सामर्थ्य क्या है। इस संपूर्ण शिक्षा को आज उसी परिवेश में करने का प्रयास किया। वहां के अध्ययन को भी इसीलिए करके आया कि वहां पढ़ा हुआ व्यक्ति भी सामने बैठे तो मैं उसकी भाषा में भगवत गीता के सूत्रों का निवेदन कर सकूं। जब आप अपने आप को जानेंगे, आज पहले हम अपने आप को ही नहीं जान सके। नो योर सेल्फ बिफोर यू बिल्ड योर सेल्फ। और यह काम कभी से शुरू हो सकता है, कुमार जब चाहे तब बना सकता है। आप अपने मन को 80 वर्ष की अवस्था में बदल सकते हैं। इस दुनिया में वृंदावन में अंग्रेजों का मंदिर बना, इस्कॉन चलाने वाले प्रभुपाद जी महाराज, जिनको अभय चरण स्वामी जी उनका नाम है मुख्य। रिटायरमेंट के बाद वो व्यक्ति 60-70 वर्ष की अवस्था के बाद उन्होंने विचार किया कि मैं पानी के जहाज में बैठ के अमेरिका जाना चाहता हूं। और जब वो उस स्थिति में, जब आप सोचते हो कि अब तो घर में बैठे तान दुपट्टा, तब वो व्यक्ति निकला अमेरिका की धरती पर। और आज 700, 800, हजारों, अरबों, खरबों, करोड़ों रुपए के मंदिर विशेष विशेष स्थानों के ऊपर उन्होंने अभिराजित किए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, आप जब चाहो, आज पूरी दुनिया में बहुत एंटरप्रेन्योर्स मिल रहे हैं जो टीनेज में हैं, जो अंडर 25 हैं, और ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जिन्होंने 80 वर्ष के बाद अपने जीवन में प्रगति को प्राप्त किया है। आप जब चाहो तब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। जब चाहे कुम्हार तब कुल्हड़ को बदल के कटोरी बना सकता है, चम्मच बना सकता है। और मैं निवेदन करूं, सर्राफों का बाजार है ये मथुरा, वो जब चाहे चांदी से जो मर्जी बना सकते हैं। कभी वही चांदी किसी स्त्री के चरणों में पड़ी हुई पायल थी, पर एक सर्राफा भगत निकले तो उसी चांदी से केशव देव का मुकुट बना सकता है। महाराज, ये तो आपके हाथ की सामर्थ्य है महाराज। हो सकता है किसी के पैरों में पड़ा हुआ अपना जीवन हो, पर किसी कलाकार के हाथ में लग जाए तो पूरी दुनिया के मुकुट की तरह वो जीवन सुशोभनीय हो सकता है। सबसे पहला सूत्र, नो योर सेल्फ बिफोर यू बिल्ड योर सेल्फ। दूसरा सूत्र, उद्धारेत आत्मनात्मत्मन। श्री कृष्ण भगवत गीता में बड़ी अद्भुत सूत्र कह रहे हैं, मैनेज योर माइंड और इट विल मैनेज यू। प्रश्न इतना सा है, आप मन की सुन रहे हैं कि मन आपकी सुन रहा है? बस इतनी सी बात है। मन शब्द का मतलब क्या होता है? मन शब्द का मतलब होता है इजी, कंफर्ट, आराम, बिल्कुल बस मैं सुखी होना चाहिए, नो डिस्टर्बेंस। इसका मतलब होता है मन। आप जब भी इधर उधर कुछ करेंगे, सबसे पहले वो परेशान होगा। हनुमान जी ने लगाई बड़ी तेज छलांग महाराज लंका पे जाने के लिए। सबसे पहले मैनाक आया। ध्यान देना, मैनाक का मतलब जिसमें फल हैं, जिसमें बढ़िया पेड़ हैं, जिसमें रहने, खाने, सोने सबकी व्यवस्था है। और उसने प्रस्ताव दिया, इतना बड़ा काम करने जा रहे हो हनुमान जी, थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर। हनुमान जी मुस्कुराए, तेरा प्रस्ताव बहुत अच्छा है भाई, पर मेरा उद्देश्य थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि राम काज कीजे बिना मोहि कहां विश्राम। बस हाथ रख दिया। He had gone beyond his comfort zone. मैनाक का मतलब है कंफर्ट जोन, इजी, सो जाओ, खा लो, रह लो, सो लो। पर मनुष्य जीवन इससे परे पहुंच सकता है। प्रोग्रेसिव थॉट एंड लिबरेशन, दीज आर टू मेजर इंटेंसिटीज विच ए ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज। तुम
अपवर्ग प्राप्त कर सकते हो। अपवर्ग ये शास्त्र का शब्द है, ध्यान दीजिएगा। आप बुद्धिशाली बुद्धिजीवी लोगों के बीच में मैं बैठा हूं। अपवर्ग, बियॉन्ड, बियॉन्ड, आउट ऑफ द बॉक्स। घोड़ा नहीं सोच सका आउट ऑफ द बॉक्स, शेर भी नहीं सोच सका आउट ऑफ द बॉक्स, पर मनुष्य के पास सामर्थ्य है, वो अपवर्ग सोच सकता है। वो इस जन्म मृत्यु के कारागृह से भी निवृत्त होने का विचार कर सकता है। तभी आदिशंकर कहते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, तो पर्पस बिफोर प्लेजर, जिसने ये सीख लिया उसने सब सीख लिया। तो इसलिए मेरा निवेदन है, पर्पस बिफोर प्लेजर। मन प्लेजर जानता है, पर ह्यूमन लाइफ प्लेजर के लिए कभी नहीं मिली। ह्यूमन लाइफ केवल पर्पस के लिए मिली है, एक पर्पस को ऊंचाई तक पहुंचाने। सबसे बड़ी बात इतनी सी है, आपका मैनेज योर माइंड अदरवाइज और इट विल मैनेज यू। तीन चीज समझ लीजिए। थॉट्स, अग्रवाल जी, थॉट्स बिकम हैबिट्स, हैबिट्स बिकम कैरेक्टर एंड कैरेक्टर बिकम्स डेस्टिनी। बिल्कुल सीधा सीधा विचार है। आपके अंदर जो विचार होगा वैसा आपका स्वभाव होगा, जैसा आपका स्वभाव होगा वैसा आपका कर्म होगा, जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपका प्रारब्ध होगा। इसलिए मन से निकलने वाला विचार बिल्कुल नेगेटिव आते ही उसको कंट्रोल करने का अभ्यास कीजिए, उसको फ्लरिश मत कीजिए। मन का स्वभाव, आजकल बच्चे खेलते हैं ना भैया, वो स्लाइम से, स्लाइम होती है ना ऐसे बड़ी लिबलिबी सी, कहीं भी उसको रख दो चिपक जाती है। मन का स्वभाव ऐसा है, बड़ी स्लाइम होता है मन, तुरंत चीजों को चिपका लेता है अपने आसपास। तुरंत जरा सी कोई ऐसी बात होगी, इंप्रेशंस आते हैं उसके ऊपर, जैसे इस पूरे आयोजन का एक आध दो इंप्रेशन आ जाएंगे। मन के लिए जो अच्छी बात नहीं होगी वो याद भी नहीं रहेगी आपको। मन ये जरूर याद रखेगा, ओहो यार इस ऑडिटोरियम में सोफा बड़े अच्छे हैं, तुरंत याद करेगा, तो ध्यान भी कर लेगा, वाह आगे अपन को कभी प्रोग्राम करना हो तो अपन यहां आ सकते हैं। फिर मन इन्हीं में से चार पांच चीजें और निकालेगा जो उसके लिए आराम की होंगी या उसके लिए विरोध की होंगी। अपने तुरंत चिंतन के प्रति अवेयरनेस को लाना पड़ेगा। जैसे आप यहां बैठे, कोई लोग आ जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी ये सेंसेस उनकी तरफ ले जाएंगी। देखो जरा कौन गया, देखे जरा कौन आया, अरे ये पीछे से किसकी आवाज आई। इस अवेयरनेस का मतलब ही मन होता है। और अगर मैं अपनी अवेयरनेस को फैला दूं तो मैं 2 मिनट नहीं बोल सकता यहां, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो हजारों आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं,
अपनी अवेयरनेस को अगर आपने केंद्रित कर लिया, यही साधक करता है। वो जो भी करे, पर उसका मन सदा ठाकुर जी का स्मरण करता रहता है, उसका मन केंद्रित है। इसलिए अपने चिंतन को बार बार, मैं कह रहा हूं जीवन बिल्कुल नेगेटिव हो, सफलता मिल ही नहीं रही हो, भगवान का भजन भी ठीक से नहीं हो रहा हो, कोई बात नहीं, आपका मन नेगेटिव बोलते उसको चुप कर दीजिए और पॉजिटिव बोलते खूब बहुत बढ़िया, वाह क्या लोग कंप्लेन कर रहे हैं कलयुग चल रहा, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया युग चल रहा है। अभी वृंदावन है, अभी केशव देव विराजमान है, अभी द्वारिकाधीश कृपा कर रहे हैं, अभी संत इस धरती पर डोल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले की भूमि है जब स्वामी हरिदास जी, हरिवंश महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर घूमे हैं। अभी बड़ा बड़ा परोपकार हो रहा है। अरे पूरे सतयुग त्रेता द्वापर सब जगह दुष्ट बैठे हैं, रावण जैसा तो मुझे आज कोई भी नहीं दिख रहा। बड़ी गजब का टाइम चल रहा है और इतनी भगवान ने सुविधा दे दी है। बड़े बड़े योग यज्ञ करके जो नहीं हो सकता, वो एक बार जय श्री कृष्ण बोलने से हो सकता है महाराज, एक बार बोलने से। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। विचार एकदम जोरदार। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जीवन में 3 प्रकार के लोग होते। एक होते जो कहते हैं हाई लिविंग लो थिंकिंग, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। दूसरे लोग पुराने सब अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग आज्ञा देते थे, भाई सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। उसको भी मैं प्रणाम और सम्मान करता हूं, पर भारत एक और शब्द कहता है, वाई नॉट एंड देयर शुड बी हाई थिंकिंग एंड हाई लिविंग। दोनों चीजों में श्रेष्ठता होनी चाहिए, तब एक महामानव की प्रतिक्रिया तैयार होती है। हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग, ग्रेट, उससे श्रेष्ठ व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता। पर आज समाज में इन बातों को मानने को कोई तैयार नहीं है। पर कम से कम आपकी लिविंग कितनी भी हाई हो जाए, पर थिंकिंग कभी लो नहीं होनी चाहिए। ये जीवन की सबसे बड़ी प्रतिभा है। 10-15 मिनट में अपनी बात और रखूं, आपने इतना समय दिया है, अद्भुत है। तीसरी बात, आज बहुत सारे लोग मोटिवेशन के लिए आए होंगे। कईयों को लगेगा कि बड़ी सारी मोटिवेशनल स्पीच है। आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इतने सब बड़े बड़े व्यापारी यहाँ बैठे हैं, मुझे हंसी आती है जब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमें अपना काम करना है, मोटिवेशनल स्पीच चाहिए। अगर आपको आपके काम के लिए मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत है तो आपको आज ही अपना काम बंद कर देना चाहिए। इससे बड़ी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। आज ही बंद कर देना चाहिए। You are maybe trapped somewhere, that's why you need a motivation. अगर जीवन को सफल बनाना है तो मेरा ये तीसरा सूत्र आप स्मरण रखिएगा। पहला सूत्र मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान रखिए, नो योर सेल्फ बिफोर यू बिल्ड योर सेल्फ। दूसरा सूत्र मैंने आपसे कहा, पर्पस बिफोर प्लेजर। इसीलिए कंट्रोल योर माइंड, अदरवाइज माइंड विल कंट्रोल यू। तीसरा सूत्र मैं आपसे कह रहा हूं, डिसिप्लिन is much higher than any motivation. डिसिप्लिन से बड़ा मोटिवेशन दूसरा नहीं हो सकता, कांस्टेंट डिसिप्लिन। इसलिए आज यहां बैठा वो प्रत्येक व्यक्ति मेरी दृष्टि में पूरा सफल है जो अनुशासन के साथ बैठा हुआ है। पतंजलि ने अपना पहला सूत्र, योग सूत्र दिया, अतः योगानुशासनम। योग का मतलब ही होता है डिसिप्लिन। हमारे भीतर किसी भी एक कार्य के लिए अगर आप फुली डिसिप्लिन्ड हो, डिसिप्लिन शब्द का मतलब केवल
समय, व्यक्ति, स्थान तक सीमित नहीं है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट नहीं होता तब डिसिप्लिन होता है। हर एक क्रिया, कथाओं में मैं एग्जाम्पल देता रहता हूं। अभी थोड़े दिनों पहले भारत ने ओलंपिक्स में बहुत बड़ा पदक जीता जब जेवलिन थ्रो हुआ था। मैं उसको देख रहा था। व्यक्ति दौड़ा और उसने बड़ी जोर से फेंका और वो जाके एक पॉइंट पर लगा। 1 मिनट में एनालिसिस हुआ और घोषणा हो गई कि ये जीत गया। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है पूरी प्रक्रिया होने में एक्चुअल में 45 सेकंड से ज्यादा का काम नहीं हुआ। 10 से 15 सेकंड तक वो दौड़ा, 5 सेकंड तक वो हवा में रहा, 5-10 सेकंड में मशीन ने बता दिया कहां पहुंचा और पता चल गया कि वो जीत गया। बिल्कुल सीधी बात है। 45 मिनट में भारत को सबसे बड़ा पदक दिलाने वाला वो व्यक्ति क्या मोटिवेशन की तलाश कर रहा होगा? जब मैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि उस 45 सेकंड में जो उसने अचीव किया उसके लिए उसने 45 साल को समर्पित किया होगा। एवरी डे। कितनी बार शाम को बहुत तेज भूख लगने के बाद भी अपने हेल्थ डिसिप्लिन के लिए नहीं खाया होगा। कितनी बार आप सबके जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में उसको बड़े बड़े फंक्शंस और पार्टीज के लिए इनवाइट मिला होगा, पर उसने उस 45 सेकंड के लिए उसको सेक्रीफाइस किया होगा। कितनी बार किसी न किसी कारण से रात में 2 बजे सोने के बाद भी उसने आज की प्रैक्टिस के लिए सुबह 4 बजे उठना स्वीकार किया होगा। उस 45 साल के डिसिप्लिन ने उस 45 सेकंड में उसकी पूरी जिंदगी बना डाली, पूरी जिंदगी बना डाली। तो जब हमारे जीवन में कोई उद्देश्य हो तो उसके अनुसार आपको अनुशासन नियंत्रित करना चाहिए। अनुशासन। बिल्कुल निश्चित अनुशासन। और मैं अगर मेरे मन में एक विचार आया था, मैं आपसे निवेदन करूं, उसके लिए 888 एक रूल है। 8 घंटे आराम। बिल्कुल। हालांकि वेरी सॉरी टू से मेरे लिए भी वो कभी कभी कठिन हो जाता है, पर मैं आपको डेटा अपना शेयर कर दूंगा। पिछले 1 महीने से कहीं ना कहीं घूम के वो कवर हो रहा है। 8 घंटे आराम, 8 घंटे कोई ना कोई प्रोडक्टिव वर्क, या तो स्टडी, उस काम से संबंधित स्टडी या वो काम में लगना, और 8 घंटे सेल्फ डेवलपमेंट, फैमिली, अपनी साधना, अपने राधारमण लाल की जय जयकार। केवल ये 3 कार्यों का नियंत्रण भी हमने कांस्टेंट बना लिया तो आनंद आ जाएगा। और कोई भी कार्य करने से पहले एक 3D रूल को और ध्यान रखिएगा। डज इट हेल्प माई ड्यूटी, डज इट हेल्प माई डेवलपमेंट, डज इट हेल्प माई डिवोशन। 3Ds। आप जो काम कर रहे हैं, आज आप मुझे सुनने आए हैं, अगर आप ये 3 चीज सॉल्ट करके आए होंगे तो आपको यहां आनंद आएगा। अगर ये 3 चीज का आपने विचार नहीं किया होगा तो आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा डिनर भी रेडी है। 4th D, डिनर बहुत अच्छा रेडी है, पर पूरी दुनिया 3 डायमेंशनल है। इसलिए अगर मैं जो करने वाला हूं, डज इट हेल्प माई ड्यूटी, डज इट हेल्प माई ड्यूटी। आज 15 अगस्त आएगी थोड़े दिन में, मैं किसी जगह जा रहा हूं, मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा, मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, पर ये मेरी ड्यूटी है कि वो दिन, जिस दिन इस देश को आज़ादी मिली, वहां देश से संबंधित किसी भी कार्यक्रम में मैं खड़ा हूं। ये मेरी ड्यूटी है। मुझे कोई फायदा नहीं होना, पर अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए जिस व्यक्ति ने मेरा मेंटर होकर मेरी किसी जमाने में हेल्प की हो और अगर उसको आवश्यकता है तो मैं बस उसके साथ खड़ा हूं। इट इज माई ड्यूटी।
यहां कुछ मेरे ऐसे भी प्रियजन बैठे हैं, परिवार के शिष्य, जो शायद मुझे दिन में 2 बार भी मिल लेते होंगे, पर वो बड़े आनंद से यहां बैठ के सुने। उन्हें लगता है गुरु सामने बैठा है, मैं उनका शिष्य हूं, वो आए हैं तो मुझे सामने बैठकर सुनना है। इट इज माई ड्यूटी। जो आप करने वाले हैं, डज इट हेल्प माई ड्यूटी? डज इट हेल्प माई डेवलपमेंट? आज जो आप सुनने वाले हैं, इससे आपका कुछ डेवलपमेंट हुआ? किसी भी फॉर्मेट का, आपको 4 अच्छे लोग ही मिल गए। डज इट हेल्प माई डिवोशन? ये मेरी भक्ति को पुष्ट कर रहा है काम? करिए। ये मेरी उन्नति को पुष्ट कर रहा है काम? करिए। अगर ये मेरे कर्तव्य को पूरा कर रहा है काम? करिए। उस 8 घंटे में ये नियम होना चाहिए। 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपने जीवन में प्रोग्रेसिव प्रयास करिए, और 8 घंटे अपने जीवन में अपने आप को, परिवार को और भगवान को दीजिए। ये कांस्टेंट, हमारे पास एक पूरा स्टैटिक्स तैयार है। ये कांस्टेंट प्रक्रिया आपने ठीक 3 वर्ष में अधिक मास आता है। अधिक मास उसी एक्स्ट्रा टाइम में विचार करने का समय हमारे ऋषियों ने दिया है। आपने 3 वर्ष तक इस क्रम को फॉलो किया, तो मैं आपसे निवेदन करूं, 2 में से एक मिल ही जाएगा। या तो माया मिल जाएगी या राम मिल जाएंगे। पर कहीं आज ऐसा जीवन तो नहीं हो गया, न माया मिली न राम, न माया ही मिली न राम ही मिले, दोनों ही न मिली। क्या स्थिति है? इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, डिसिप्लिन इज हायर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन के भरोसे आप चलोगे तो आज ने मोटिवेट कर दिया, वो स्कूल खोल दिए। फिर देखा एक आदमी, अरे यार आजकल बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं, रहने दे, एक काम कर, कपड़े की दुकान खोलते हैं, और बड़ा बढ़िया चल रहा है। फिर लग गए तुम उसमें, और फिर तुमने सोचा ठीक है, फिर दूसरा आदमी बोला अरे यार इसमें भी बड़ा तगड़ा कंपटीशन है, आजकल तो ऑनलाइन ही लोग खरीदने लग गए। कौन खरीद रहा? मथुरा में सब भाग रहे हैं, नोएडा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ और सोचते हैं, क्या करें? बोले प्रॉपर्टी बहुत बढ़ रही है, एक काम करो रियल एस्टेट में जाते हैं। रियल एस्टेट के चक्कर में हम खुद ही अनरियल होते चले गए महाराज। पूरी स्टेट ही खराब हो गई उस एस्टेट के चक्कर में। आज एक जगह मोटिवेशन हुआ, कल दूसरी जगह हुआ, तीसरी जगह हुआ, चौथी जगह हुआ, 5वीं जगह हुआ। आप स्थिति समझिए, स्थिति समझिए। अच्छा, आप कभी शादी ब्याह में जाइए, अभी बुफे लगा होगा, छोटी सी प्लेट हो और सामान बना हो कम से कम 48 प्रकार का, और आपका मन करे सभी चखना है, और उसी प्लेट में आपने रसगुल्ला डाला, फिर बगल में डाली दाल मखनी, फिर उसके बगल में डाली पीली वाली दाल, फिर उसके बगल में डाली पनीर की सब्जी, उसके बगल में डाला मलाई कोफ्ता, उसके बगल में डाला दम आलू, उसके बगल में डाला चावल, उसके बगल में डाली रोटी, फिर बगल में मालपुआ भी डाल लिया, फिर रायता भी डाल लिया। डालते समय मजा आया, मुंह में पानी में स्वाद भी याद आया, पर जब आप प्लेट में खाने गए तो आपको भी पता नहीं चला कि दाल मखनी में रसगुल्ले का रस कब मिल गया। और यही नहीं समझ में आया कि वो जो इस रसगुल्ला था और गुलाब जामुन था, दाल मखनी चढ़ने से कब वो गुलाब जामुन हो गया, खिचड़ी बन गई। समझिए, पेट तो भरा। आज यही तो हो रहा है, पेट तो भरा। एक एक चीज डाली थी स्वाद लेने के लिए, पर स्वाद किसी तीसरी चीज का ही आ गया। अगर मोटिवेशन के स्टेटस पर चलोगे तो बिगड़ जाएगी बात। हां, डिसीजन और डिसिप्लिन चलिए, फिर उस डिसिप्लिन को पूरा करने के लिए मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा, तो बात बन जाएगी। एक नियमित दिनचर्या। और मैं एक और निवेदन करूं, कई बार कोई काम ऐसा होता है जो अनियमित होकर के ही हो सकता है, तो अनियमित होना भी नियमित होने जैसा ही है कि तुम सदा अनियमित ही रहोगे। ध्यान देना, ऐसा ही है। बहुत सारे प्रमाण इतिहास में मौजूद हैं, बहुत सारे। लगातार उसका प्रयास करते रहिए।
डिसिप्लिन इज हायर देन एनी मोटिवेशन। अगला एक लास्ट सूत्र कहूंगा, व्यापारियों के बीच में 2 और बचे हैं, बस 2-2 मिनट उस पर कहकर अपनी बात विश्राम करूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अर्न विथ ऑनेस्टी एंड स्पेंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह नहीं होता इतने ज्यादा सतर्क हो गए कि खर्च ही नहीं कर पा रही। ना 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 ना, जब हमने कहीं कुछ खर्च किया है तो ध्यान रहना चाहिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है। अर्न विथ ऑनेस्टी एंड स्पेंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे धरती की कोई चीज हो, कोई चीज हो, आप बहुत ईमानदारी के साथ किसी को सुनिए और बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन में लागू कीजिए। अगर कथा भी अच्छे से सुननी है तो, केवल मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। अगर जिम्मेदार नहीं होगे और सुन लिया तो कई बार अपच भी हो जाता है। इसलिए तो कई बार मेरे पास 15-15 साल के बच्चे आ जाते हैं, महाराज मैं तो सन्यास ले रहा हूं। मैंने कहा भाई तूने छोड़ने के लिए अभी पाया क्या है? न तो घरवाली है तेरी, माता पिताओं से वैसे ही नहीं बन रही है, 2-3 छोड़ के अलग चली गई हैं, तो तू छोड़ेगा क्या? अभी है ही नहीं तेरे पास कुछ छोड़ने लाए, बस कपड़े ही नहीं बदले, है ही है तू पहले से भाई। ना 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 ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये चीज कब आती है जीवन में? इतने सब युवा वर्ग और श्रेष्ठ जन यहां बैठे, तेजस्वी एक चीज ध्यान रखना, ये कब जीवन में आती है। और मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आप समझदार और जिम्मेदार लोग, हवा हवा की बात है, हाँ ठीक है आ रहा है यार, ये सब क्या झंझट में फंसना, तो छोड़िए, फिर ये सत्र आपके लिए नहीं है, कहीं हम और मिलेंगे, वो भी करना गुरु कृपा से हमको आता है। और अगर आप जिम्मेदार श्रोता हैं तो मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। वेल्थ इज अ टूल नॉट अ गोल। जीवन में समृद्धि, धन माध्यम है, उद्देश्य नहीं है। और जब माध्यम आप उसे मानेंगे तो दोनों चीज ध्यान से रखेंगे। आप एक टैक्सी भी बुक करते हो ना तो बड़ी जिम्मेदारी से करते हो, ड्राइवर की प्रोफाइल भी चेक कर लेते हो, जिम्मेदार व्यक्ति से पूछ करके बैठते हो। अर्थ को अगर साधन बना करके लोगे तो बड़े से बड़ा उद्देश्य पूरा कर सकते हो, पर अर्थ को ही उद्देश्य बना करके चलोगे तो बहुत होने के बाद भी लगेगा अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कुछ पाया ही नहीं है। जो आपने पाया है वो सबसे बड़ी ये प्रतिभा है कि आप उसको पाना जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने क्या पाया है। अर्थ पाया ये बड़ी बात नहीं है, भगवान की कृपा से आपको धन मिला ये बड़ी बात नहीं। दुनिया में ऐसे लोगों के पास भी धन है जो भगवान के बारे में जानते भी नहीं है। आपने धन पाया ये भगवान की कृपा नहीं मानना, क्योंकि फिर अगर जब धन लुट जाएगा तो फिर कहोगे भगवान की कृपा नहीं हो रही है। पर मुश्किल भी तो यही है ना। कई बार कोई आदमी से कहो भैया बड़ी ऊंचाई तक तुम पहुंच गए, तो बोले तुमको क्या पता, खून को पसीना बहाया है, एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, 22 घंटे मेहनत करी है, तब जाके एम्पायर खड़ा हुआ है। और आज सब लुट गया, तो ये कैसे हुआ? बोले भगवान की इच्छा है। फिर नहीं बोलता मेरा आलस्य, मेरी गलत निर्णय, मेरा प्रमाद, मैं बहक गया, पैसा पचा नहीं पाया, मैं बहक गया, तब नहीं बोलता। जीवन में सबसे बड़ी अनुभूति प्राप्त करनी है तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कृपा ये नहीं है कि आपके पास धन है, कृपा ये है कि आपके पास उसको प्राप्त करने का टैलेंट है, गुण है। अगर गुण है तो 5 रुपए भी खेल कर सकता है, और गुण नहीं है तो उसके आगे हजारों जीरो लगा दीजिएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। कृपा ये नहीं है। सबसे पहले तो अपने जीवन में यही कृपा मानिएगा कि आपको मनुष्य जीवन मिला है, यही कृपा मानिएगा भारत में मिला है,
यही कृपा मानिएगा इस मथुरा जैसे दिव्य तीर्थ नगरी में मिला है महाराज। इससे बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती। अर्न विथ ऑनेस्टी एंड स्पेंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। निहायत ईमानदार तरीके से। अब आपको महाराज आज ईमानदार हो कि किसको पैसा मिलता है? हम अपने आसपास एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें। मुझे मालूम है कठिन ही है रास्ता, सदा से ही कठिन है। पांडवों को भी जंगलों में ही घूमना पड़ता है। पर आश्चर्य की बात आपसे निवेदन करूं, दुर्योधन महलों में ही रहा है जिंदगी भर, फिर भी एक नींद चैन की ले नहीं पाया है। पांडवों ने पूरा आधा जीवन जंगलों में, उपेक्षा में, प्रॉब्लम्स में बिताया है, पर हर रात कृष्ण की जंघा पर अर्जुन सिर धर के चैन की नींद सोया है महाराज। हाँ, विलंब हो सकता है। और एक बात आपसे कहूं, कम से कम जिंदगी में ठाकुर के साथ तो ईमानदारी रखिएगा ही महाराज। ठाकुर जी के साथ, क्योंकि जिसको सब पता हो ना, उसको जब गोल गोल घुमाया जाता है तो उसको भी मजा अलग आता है। वाह! जिसको सब पहले से ही पता है कि तू है कैसा, और तुम उसको बता रहे हो कि हम तो इतने बड़े भगत हैं। ऐसे ऐसे बंदे कीर्तन में रुमाल में पेपरमेंट लगा के लाते, हे केशव। ठाकुर जी बोले घड़ियाल के आंसुओं से सावधान रहना। थोड़े दिन पहले मगर ने कितना निरीहता से किसी बालक को मार दिया, बड़ा कष्ट हुआ। और कितना खतरनाक है घड़ियाल, हम बाद में देख रहे थे। वो उल्टा होके ऐसे पैर चलाता है अपने कि किसी दूसरे आदमी को लगे कि डूबने वाला है। कोई आदमी डूब रहा है और जाके उसको बचाओ, वो फिर तुम्हें ही खा जाएगा। भगवान को पता है कि ये जो दोनों हाथ उठा के सामने जय जय कर रहा है, ये भक्त है कि घड़ियाल है कि मुझे ही खींच लेगा। ठाकुर जी तो मंदिरों में नाचते हैं, हमने पदों में सुना है, भक्तों की वाणियों में सुना है, और कान पकड़ के कह रहा हूं ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, पर खुद देखा भी है, देखा भी है। पर हम लोगों ने वो स्थिति कर दी है कि हमारे को पहुंचते ठाकुर जी बिल्कुल सीधे खड़े हैं। उन्हें पता है इसने मूवमेंट भी देख लिया ना तो बंसी तक खींच के ले जाएगा, ये और दे दो महाराज। ये स्थिति हो गई। ठाकुर जी के साथ तो ईमानदारी रखनी पड़ेगी। प्रभु वाह, जीवन में जो पाया है, क्योंकि महत्वाकांक्षाओं के लिए व्यक्ति बेईमानी कर सकता है, आवश्यकताओं के लिए कभी व्यक्ति बेईमानी नहीं कर सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अर्न विथ ऑनेस्टी एंड स्पेंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जिम्मेदारी के साथ। और अंतिम बात आपसे मैं निवेदन करूं, अपने जीवन में बहुत सारे पॉइंट थे पर समय खत्म है, इसलिए अंतिम बात आपसे और कह रहा हूं। 5 सूत्र मैंने आज आपको दिए, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, पर मुझे भरोसा है कि मेरे सावधान, चाहे इस पूरी भीड़ में एक श्रोता भी सावधान मिला। जब सूत जी ने शौनकों को कथा सुनाई, तब नैमिषारण्य के जंगल में 88,000 ऋषि बैठे थे, पर केवल एक ही का नाम आया था, शौनक। पूरी भीड़ कितनी भी हो, एक भी श्रोता हो तो तृप्ति मिल ही जाती है। मैं अभी गाड़ी में इन दोनों से कह रहा था, गाय खाने के पीछे कभी नहीं दौड़ती, वो ग्वाले के पास खाने के लिए नहीं रहती, क्योंकि खाना तो वो घास फूस कहीं से खा लेती है, दूध के लिए रहती है कि उस दूध को पीने वाला कोई बछड़ा और ग्वाला मिल जाए। ऐसे ही ज्ञानी पैसा के पीछे नहीं भागता, वो तो किसी ऐसे के बीच में बैठ जाता है जो उसके अपने अनुभव को अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना ले महाराज। इसलिए अंतिम बात मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, आप चाहे कितने भी बड़े प्रोफेशनल हो जाइए, कितने भी बड़े प्रोग्रेसिव बन जाइए, कितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर, कितने भी बड़े बिजनेस, कितने भी बड़े टाइकून, कितने बड़े से बड़े व्यापारी, बड़े से बड़े समाज सेवी, बड़े से बड़े क्लब के हेड बन जाइए,
पर ये देश आपको ऑलवेज एक प्रपोजल देता रहता है, आप अच्छे हस्बैंड बनिए, अच्छी वाइफ बनिए, अच्छे फादर, अच्छे सन बनिए, आप अच्छे व्यापारी बनिए। पर ये भारत कहता है आपके पास अवसर है, थोड़े से स्पिरिचुअल भी बन जाइए। इसलिए अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जीवन का केंद्र रखना मेरे राधा रमण लाल कुमार है। आपके जीवन का केंद्र क्या है, एपिसेंटर। नरेश जी, मैं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में था, वृंदावन में मेरे मास्टर साहब थे, मुझे अभी भी याद है, 5th क्लास में होगा। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, सबसे बड़ा गणितज्ञ कौन सा है? बच्चों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया, मैंने भी दिया, पर जो उन्होंने बताया वो मेरे दिमाग में फिट हो गई बात। उनके हाथ में एक कंपास था, पेंसिल थी, पेपर था। पूछा सबसे बड़ा गणितज्ञ कौन सा है? किसी ने कहा सर्किल बना ले, ना ना, उन्होंने कहा सबसे बड़ा गणितज्ञ वो है जो इस पेज का एपिसेंटर ढूंढ ले। पूरे पेज को नाप के इंच से इंच इसका सेंटर कितना है और सेंटर के हिसाब से इस प्रकाल का सर्कमस्फेरेंस कितना होगा। बस इतने के बाद तो गोला अपने आप बन जाता है। जिसने सर्कमस्फेरेंस और एपिसेंटर ढूंढ लिया, आप अपने जीवन का सेंटर बना देना कृष्ण को और सर्कमस्फेरेंस बना लेना धर्म को, फिर देखो आपके जीवन में सुख और आनंद की बौछार होगी महाराज। ये पूरी जिंदगी का गोला बिल्कुल ठीक से घूम जाएगा। नो योर सेल्फ बिफोर यू बिल्ड योर सेल्फ। दूसरी बात, मैनेज योर माइंड, अदरवाइज इट विल मैनेज यू। तीसरी बात कही, डिसिप्लिन इज हायर देन एनी मोटिवेशन। अर्न विथ ऑनेस्टी एंड स्पेंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक कृष्ण द सेंटर ऑफ योर ओन लाइफ। इसी को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ प्रेम कहते हैं। सीमित समय में मैं जो आपकी सेवा कर सका। आपने ब्रज भाषा में तो मथुरा वासियों ने मुझे बहुत सुना ही है, खूब हमने भजन कीर्तन भी किए हैं, खूब ब्रज भाषा में आनंद लिया है। पर हाँ, आज के पूरे स्वरूप के अनुसार जो मेरे मन में भाव आया वो मैंने आपसे निवेदन किया। सादर नमस्कार महाराज श्री। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बहुत छात्र अपने फ्यूचर को लेके चिंतित रहते हैं, तो मुझे ये पूछना है कि क्या आध्यात्मिकता सिर्फ एक समय के लिए हमें बेटर फील कराती है या फिर हमें इस उलझन से निकलने का में प्रयास करती है? तो मैं यही निवेदन करूंगा, आध्यात्मिकता हमारे जीवन की चाहे उन्नति हो, चाहे प्रोग्रेस हो और चाहे अवनति हो, उन दोनों को पचाने की सामर्थ्य प्रदान करती है। थोड़ी देर के लिए उत्साहित तो धरती का कोई भी काम कर सकता है। आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है? हमने कोई काम केवल शरीर का जोर लगा के किया, उससे ज़्यादा हमने शरीर के साथ बुद्धि का जोर लगा के किया तो जरा और ताकत आ गई उसमें। तीसरी स्थिति, शरीर के साथ बुद्धि के साथ मन का जोर भी लगा दिया। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, ये डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, आपने जब यहाँ टेंट की व्यवस्था की, जैसे आगे सोफे लग रहे हैं, तो 2 लोग आए जिन्होंने सोफे उठाए। वहीं दूसरी तरफ अब एक दिमाग वाला व्यक्ति खड़ा है जो ये बता रहा है, ये टेबल यहाँ लगाओ, ये सोफा यहाँ लगाओ, ये सोफा यहाँ लगाओ। तो पहला काम शरीर वाले लोगों ने किया, दूसरा काम बुद्धि वाले लोगों ने किया। यहीं फिर तीसरा काम आया मन वाला व्यक्ति। वो कहता है अच्छा एक काम करो, इसके ऊपर थोड़ी सजावट कर दो, ये कपड़ा ऐसे लगा दो तो जरा और सुंदर लगेगा, वो जरा और अच्छा लगेगा। और फिर चौथी बात, अरे भैया हमने कथा सुननी है, प्रवचन सुनना है, महाराज जी आ रहे हैं। तो कोई भी कार्य करने में हमारी लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे धनुष जितने पीछे तक गया उतनी आगे तक जाएगा। तो अगर आप केवल बैठे हैं, ना आपका क्लासरूम में मन है और ना आपका क्लासरूम में बुद्धि है, केवल आप जैसे कई यहाँ थोड़ी देर पहले भी बैठे थे, आई एम सो सॉरी, पर अगर आप शरीर से केवल यहाँ हैं तो आप हैं तो यहीं, यूनिफॉर्म में भी हैं, केवल यहाँ हैं, तो धनुष केवल उतना ही खिंचा तो जाएगा भी उतना ही आगे।
पर कुछ लोग यहाँ होंगे जो उसके साथ बुद्धि के साथ भी बैठे हैं। हाँ यार, कोई जरूरी बातें चल रही है, जरा हमें इसे सुनना चाहिए, तो जरा धनुष और पीछे चला गया। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर बुद्धि के साथ मन भी उनका बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमने ऐसा किया, हम जरूर करेंगे। फिर ये जरा और खिंच गया। तो आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है? शरीर, मन और बुद्धि के साथ अपनी आत्मा की भी ऊर्जा को जोड़ देना। तो आत्मा को एम्पावर करना, ट्रेनिंग देने का अर्थ है आध्यात्मिकता। और वो ट्रेनिंग हम अपनी पूजा, जप, ध्यान, परिक्रमा, भक्ति, अध्ययन, पाठ, इन सब के द्वारा अपनी सोल स्ट्रेंथ को एम्पावर करते हैं। फिर जब आत्मा तक धनुष खींच जाए, फिर देखो कितनी दूर तक वो चलती चली जाती है। इसलिए आप जीवन के किसी भी परिवेश में हो, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, अपनी आध्यात्मिक अभ्यास को, बस जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। धन्यवाद। गुड इवनिंग महाराज जी, मैं आध्या जयपुरिया स्कूल से। मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट वैल्यूज़ लाइक काइंडनेस एंड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन प्ले इन अचीविंग सक्सेस अर्लियर एंड अदर इन लाइफ? लाइक जैसे आपने भी बोला कि डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो डिसिप्लिन मतलब फॉलो करते भी हैं, वो आगे जाके सक्सेस पा नहीं पाते। तो उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? और जो अभी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, हम जैसे हमारे ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस होता है और फिर घर का स्ट्रेस होता है और मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उसको कैसे हम बैलेंस आउट कर सकते हैं विद एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी? तो मैं आपसे निवेदन करूं बेटा कि सबसे पहले, सही बात है, डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, फिर प्रेशर हैंडल करना भी जरूरी, सब कुछ है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। और अभी तो आप स्टूडेंट हो, तो ये तो फेज़ ऑफ ट्रेनिंग है। आज से 20 साल के बाद ये सब नेक्स्ट डिग्री पर आप एक्सपीरियंस करोगे, इसका लेवल ही दूसरा हो जाएगा, ये प्रेशर और नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। और ये चाहे वो डिसिप्लिन हो, उसका प्रेशर भी अगले 15 साल में ही एक नेक्स्ट लेवल पर अनुभव होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी ट्रेनिंग चल रही है आपकी, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। पर मैं एक निवेदन करूं, सबसे इनिशियल मैनेजमेंट का लेवल आता है जस्ट द टाइम मैनेजमेंट। तो अगर समय की सार्थकता अपन करते जा रहे हैं, वही सबसे बड़ी सफलता का स्वरूप है। हो सकता है नंबर ऊपर कम ज़्यादा आना, चीज़ों का सफल असफल होना, फेज ऑफ टाइम, फेज ऑफ वॉट एवर, कुड बी मैनी रीज़न। यू कैन बी द रीज़न, एनवायरनमेंट कैन बी द रीज़न, बहुत सारे रीज़न हैं। अब जैसे मैं एक निवेदन करूं, कोई किसी कोने में कोई बच्चा बैठा हो, इतनी देर से बैठा है, बहुत ध्यान से सुन भी रहा है, पर मानो उसके पास इस साउंड सिस्टम से मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही, तो अगर उसको चीज़ आधी सुनाई दी तो उसमें तो वो इसलिए प्रयास पर सफल हुआ नहीं, इसलिए उसमें उसका कोई दोष नहीं है। इसलिए हम शुरुआत में केवल अपने आराम को कितना समय देना है, हम अपने स्टडी को कितना समय देना है, उसके बाद में हमने अपने फैमिली अफेयर्स को कितना समय देना है, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे सब लोग हैं, खेल कूद को कितना समय देना है। ये जो मैंने आपसे निवेदन किया अभी 8-8-8 वाला, इसको थोड़ा बहुत अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होकर हमारे सामने आती जाती हैं। हम एफर्ट कर पा रहे हैं इस समय, यही सबसे बड़ी सफलता है। और कई बार लाइफ में गोल की पूर्ति अलग अलग टाइम पर होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा सफल हर व्यक्ति जिस समय हो रहा है आप भी उसी समय हो जाएंगे। ये पार्ट ऑफ द सिस्टम है। हमने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो सकता है जब हम 50 इयर्स के हो जाएं तब वो हमारे काम में आए। ज़रूरी नहीं है कि वो इसी समय काम पे आएगा। पर आप डिसिप्लिन में, जितना मैं आपका प्रश्न, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी इसलिए दिया, थोड़े बहुत प्रश्न के शब्द मुझे सुनाई नहीं दिए, जितना मैं समझ पाया उसके अनुसार केवल यही सलाह देना चाहता हूँ, आप डिसिप्लिन टाइम का बनाओ। ये स्टडी, ये स्कूल, ये फ्रेंड्स, ये रिलेटिव्स, तो प्रेशर ख़त्म नहीं किया जा सकता, प्रेशर हैंडल किया जा सकता है इन अ बेटर वे। थैंक यू। राधे राधे। Maharaj ji, at this question, mental health is a growing concern among youth.
What daily practices can help build emotional resilience during tough phases of life? बात का प्रश्न मैं नहीं सुन पाया, but you have asked for the mental health in the initial question. Yes, sir. So, what I could say is it is a big concern, it is always a concern, but it has become a recognized concern in a very recent days. So, why this is happening? Because there is unlimited distractions. When the distractions are there, then there is an issue with your mental health. Unlimited distractions. We are not even ready to watch 1 minute content for 1 minute. We just see in Instagram, there's a famous saying, a 10-second hook. If something is exciting for 10 seconds, you will love it, otherwise you're going to go ahead. So what I'm trying to say is, the distraction is something which keeps your mental health into a very distracted position. For example, it is something like this, that God has given us teeth, okay? So whenever you're eating something, you have to chew it, and then you have to kind of properly swallow it. If you stop chewing the chapati which you're going to eat and start swallowing it straight away, you will start facing a health concerns. Your digestive issues would come, and definitely I would say there could be a day when even you will not able to eat also. Without chewing, if you just start swallowing the stuff, you will have a bad health. At least they say, even if you have a bite, try at least for 10 seconds to chew it. Bhagwan ne daant itne achhe diye. Somebody told me that when you drink a water, you should take at least 1 minute to finish 1 glass of water, slowly. बड़ी अच्छी बात बोले, धड़ 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 करके पानी पीते हैं और खोपड़ी में गड़गड़ गड़गड़ गड़ होती रहती है. This is what happens. Similarly, because we have unlimited things to distract our mind constantly, social media, relations, everything, this is what is making biggest mental health issue. So one of the biggest solution is practice of meditation. When you start practicing the meditation, and the initial practice of meditation is just concentrate on your breathing slowly. At that moment, you will try your mind to concentrate on a particular thing so it can cool down a bit. And that can help you in whatever way you are doing. Meditation means concentration on you, and concentration means meditating on something external. If you learn this technique, you will be very successful. Thank you very much. राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि यदि आपको आज की युवा पीढ़ी को कोई जीवन स्रोत देना हो केवल एक, तो वो क्या होगा और क्यों? युवा पीढ़ी को क्या? अगर आपको आज की युवा पीढ़ी को कोई जीवन सूत्र देना हो तो अच्छा, क्या होगा और क्यों? क्या युवा पीढ़ी को सूत्र देना हो? हाँ। इतनी देर से वही तो दे रहा था बेटा। नहीं, फिर भी और 1.5 घंटा मैंने किया क्या यहाँ बच्चे? केवल एक। हाँ, केवल एक जो अपनी जीवन शैली में उपयोग कर सकें। अभी यही मेरा उत्तरी था जो मैं पिछले 10 सेकंड से कर रहा था। नहीं आया समझ में? थोड़ी देर शांत होकर ऑब्जर्वेंट होना सीखिए। थोड़ी देर ऑब्जर्वेंट होना सीखिए। थोड़ा सा आप अपनी अवेयरनेस को ऑब्जर्वेंट रखेंगे तो लाइफ को बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। फिर भी जो इंटेलेक्चुअली हाई हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे, फिर भी बेसिक लेवल पर मैं एक ही सूत्र देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया को जानिए। पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें बढ़ रही हैं वो सब करिए, सब कुछ करिए। मॉडर्न से मॉडर्न हो जाइए, एजुकेटेड से एजुकेटेड हो जाइए, जेन जी हो जाइए,
वॉटेवर जो आपका मन हो होइए, पर अपनी भारतीय संस्कृति को साथ लेकर चलिए। अगर आप भारतीय संस्कृति को साथ लेकर चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय युवा कोई साधारण युवा नहीं है। ये देश की धरती केवल इंसान नहीं, भगवान को भी पैदा रखने की सामर्थ्य रखती है। महाराज जी राधेश्याम। राधेश्याम बेटा। मेरा नाम विपुल है एंड मेरा प्रश्न है कि जीवन में हम प्रतिदिन बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। बहुत सारे डिसीजन सही होते हैं, बहुत सारे गलत होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट आता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम अपने आप से क्या प्रश्न करें कि जिससे कि हम सही डिसीजन की तरफ जा सकें, सही चीज़ों की तरफ जा सकें, सही डिसीजन ले सकें। वो जो मैंने 3 D अभी आपको कहे थे ना जी, वही उसका सबसे बड़ा उत्तर है। ड्यूटी, डेवलपमेंट और डिवोशन। उससे अगर आप अपने डिसीजन को एम्पावर करेंगे कि वो निर्णय मेरा कर्तव्य है तो नुकसान होते हुए मुझे करना चाहिए, समझना, वो अगर मेरी उन्नति करा रहा है किसी भी प्रकार से मुझे एक्सपीरियंस दे रहा है या मुझे फ़ायदा पहुंचा रहा है, पैसे का फ़ायदा पहुंचा रहा है, अनुभव का फ़ायदा पहुंचा रहा है, किसी भी प्रकार का फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो मुझे उसके प्रति एक्साइटेड होना चाहिए। और दूसरी बात है डिवोशन। वो डिवोशन भगवान के प्रति है या डिवोशन किसी काम के भी प्रति है जो हम कर रहे हैं। मैं अगर मानो ये वकील साहब बैठे हमारे सामने, कोई और भी सब कई वकील सब निपुण बैठे हैं, मानिए अगर किसी का केस है, कोई वकील है, कोई जज है, अगर आप वहाँ एज ए गेस्ट जाकर के बैठ भी रहे हो तो ना तो आपका उससे कोई मतलब है, ना आप उसको जानते हो, पर उससे आपका डेवलपमेंट हो रहा है कि किसी एक सिनेरियो में आपको एजुकेशन मिल रही है कि हम और उसका निर्णय कैसे ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़, ये 3D याद रखना चाहिए और 3D के अनुसार हमें अपनी लाइफ में डिसीजन करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोग्रेस एंड फेलियर ये दोनों पार्ट ऑफ द सिस्टम हैं, दोनों ही होंगे और इन दोनों के लिए रेडी होना बहुत ज़रूरी है। इन सम सिनेरियोज फेलियर्स हमें अलर्ट रखते हैं और सक्सेस हमें हैप्पी रखती है, और दोनों की आवश्यकता है। फेलियर्स नहीं होंगे तो हम अपनी अलर्टनेस को लूज करते चले जाएंगे, और अगर सक्सेसफुल नहीं होंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन में सुख कम होता चला जाएगा। तो ये दोनों चीज को एंजॉय करना सीखिए, तब लाइफ आनंद से जाएगी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे जी। मैं एक टीनेजर बेटे की माँ हूँ, मतलब तो मैंने आजकल ये फेस करती हूँ कि बच्चे बहुत जल्दी जब गुस्सा हो जाते हैं तो वो हर बात पे बोलते हैं मम्मी ये मेरी ईगो पे चला गया, मम्मी ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे चला गया। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊँ कि ये डिफरेंस है। एंड फर्स्ट मैं जानना चाहती हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ईगो एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकि मैं उसको समझा पाऊँ कि बेटा कि आपको कैसे काम रहना है। क्योंकि मैं आपको जब देखती हूँ एंड द निमाई दादा व्हेन आपके पास बैठते हैं, आप कथा भी कर रहे होते हैं, आपके अंदर जो पेशेंस लेवल होता है, मतलब आई फील कि हाँ वो पेशेंस लेवल हम सबके अंदर भी है और हम अपने बच्चों को भी सिखा पाएँ कि आज के टाइम पे पेशेंस होना कितना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है रिस्पेक्ट, सबसे पहले बात ईगो को हम समझते हैं। जब हमें किसी भी प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति पसंद ही नहीं आ रहा हो, चाहे वो अच्छी बात कहे बुरी बात कहे, तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। मतलब अगर वो मेरी फेवरेबल बात ही कह रहा है और मेरी अनफेवरेबल बात मुझे अच्छी ही नहीं लग रही, तो आप इन द स्टेट ऑफ ईगो हो। ये बात बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल स्टेट ऑफ ईगो है कि भाई वो जो चाहे वो बात मेरे हित की भी हो पर मुझे नहीं अच्छी लग रही क्योंकि फेवरेबल नहीं है, तो वो व्यक्ति स्टेट ऑफ
ईगो में है। दूसरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह है कि मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, आप मेरे को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। पर यह सेल्फ रिस्पेक्ट का जो सिनेरियो है, ये किन के बीच में आता है? ये पेरेंट्स के बीच में नहीं आता। पेरेंट्स के सामने सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द का यूसेज ईगो है। गुरु के सामने नहीं आता, टीचर के सामने नहीं आता। टीचर के सामने आप क्या, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपने मुझे बड़ी बुरी क्लास में डांट दिया तो ये टीचर कहे लग बेटर है चुपचाप। देखो, पांडव जब पढ़ते थे तो सेम टीचर थे कौरव और पांडवों के। और होता यह था कि कौरवों को पड़ती थी प्रशंसा और पांडवों को पड़ती थी डांट। उससे दुर्योधन खुश हो जाता था कि गुरुजी ने डांट लगाई युधिष्ठिर को, तो राजा को जाके बोलता था वाह ये टीचर बहुत अच्छे हैं। धृतराष्ट्र बड़े खुश हो जाते थे, उनको डांट ही नहीं पड़ती थी। और डांट पड़ती थी युधिष्ठिर को, तो भाई एक आध बार डांट पड़ जाए, बोले मैं राजा का बेटा, तो कैसे काम चलेगा? तो मेरे कहने का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पर वो लागू किन के सामने होती है ये आदमी को पता होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रेंड्स के सामने भी लागू नहीं होती। मित्र के सामने क्या सेल्फ रिस्पेक्ट? मित्र भी आपसे आनंद ले रहा, आपने दो उसको भी सुना दी, उसने भी आपको दो सुना दी, मस्त बैठ गए। ओहो, न मित्र के सामने सेल्फ, अगर मित्र की किसी भी बात पर हम अस्त व्यस्त हो रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं, ईगो में हैं। अगर आप पेरेंट्स के सामने भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं होती, अरे बंदे जिसने तुझको सेल्फ खड़ा किया उसके सामने सेल्फ रिस्पेक्ट करके क्या फायदा? माने क्या फायदा? सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द पेरेंट्स के सामने नहीं लग सकता, सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द टीचर्स के सामने नहीं लग सकता, सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द गुरु के सामने नहीं लग सकता, लग ही नहीं सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द हमें लगता है तब हमें विचार करना चाहिए जब अपरिचित स्थान पर हमसे अपरिचित व्यक्ति दुर्व्यवहार करे। ध्यान से सुनिएगा, अनफेमिलियर जगह पर अननोन व्यक्ति अगर हमसे कोई कुछ कह रहा है तो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट का विचार करना चाहिए। जैसे तुलसी ने लिखा, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइयो चाहे कंचन बरसे मेघ। ये बात दूसरी है। पर जो आपको जानता है और आप जिसको जानते हो, पता है कि भाई, अच्छा एक चीज बताओ, सांप अगर आपको काट ही जाए तो आप कहोगे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी तूने? तुमको पता है कि काटेगा ही, उसका स्वभाव है ये। तो ये 4-5 सिनेरियो हमें फिक्स कर लेने चाहिए। हम अपने आप को तो नहीं जानते। पेरेंट्स के साथ कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का रूल नहीं है, मित्र के साथ कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का रूल नहीं है, टीचर और गुरु के साथ कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का रूल नहीं है, मेंटर के साथ कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का रूल नहीं है, फ्रेंड्स के साथ कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का रूल नहीं है। इसके अलावा अगर आपके साथ जीवन में कोई और लोग हैं तो उसके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट का रूल है। मैं मानता हूं हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ब्रदर सिस्टर्स के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हस्बैंड और वाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट का सिस्टम नहीं होगा तो बहुत देर तक सिस्टम चलेगा नहीं। ये सब होना चाहिए। लीडर और सिटीजन के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट का विषय होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सेल्फ रिस्पेक्ट का विषय होना चाहिए। भारत में फाइन ना? ओके महाराज जी, हम इतनी बड़ी दुनिया में रहते हैं, रोज़ दोस्त भी हैं, कुछ है कुछ नहीं है। आई रियली वॉन्ट टू नो कि हाउ टू डील विद द सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल। बाय बिकमिंग सेल्फलेस। That is just one line answer, because you cannot control anyone else, you can only control yourself. एक होता है वो व्यक्ति आत्मघाती है। जैसे होते हैं ना, लकड़ी ही घुन को पैदा करती है
और फिर वो ही घुन उस लकड़ी को खा जाती है। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड का मतलब होता है आत्म आह्लाद, आत्म विभोर व्यक्ति। तो आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप सेल्फिश हो जाइए, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा वो लकड़ी खुद ही पाउडर हो गई है। आपको उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सेल्फ, जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण एक्सट्रीमली सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी था, एक्सट्रीमली, सबसे सक्सेसफुल, उसके बाद भी सेल्फ ऑब्सेस्ड। अब बेस्ट चीज मेरे पास होनी चाहिए। तो सुपर्णखा ने यही तो जाके बोला, और तो सब तेरे पास बेस्ट है, पर जो तेरी वाइफ है वो बेस्ट नहीं है। दुनिया की सबसे सुंदरी तो राम जी के पास है। राम जी के पास बंदा परेशान हो गया, उसने कहा अब तो सब नष्ट हो जाए, चाहे पूरा खानदान लुट जाए मेरा, मैं उससे ब्याह करके मानूंगा ही मानूंगा। ऐसा जबरदस्त, ऐसा विचित्र आदमी। तो बाय बीइंग सेल्फलेस, कोई बात नहीं, आप तो अपने को डील कर सकते हो। आप धरती में किसी दूसरे को डील नहीं कर सकते। आप अपने को डील करो, भगवान को फील करो, दुनिया में जितना मील बांटना है बांटते रहो, मस्त रहो, बस बात। हेलो स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे आजकल जैसे मुझे सेल्फ डाउट रहता है, खुद पे भरोसा नहीं रहता। अगर मैं साइंस को मानते हैं, जैसे हम लोग आजकल साइंस को मेन वो बेस मानते हैं, अगर साइंस ने मना कर दिया हम लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। मतलब अगर लोग मूर्ख मानते हैं अगर हम लोग साइंस के खिलाफ जाएं। जैसे अगर किसी चीज़ पे अपने फिजिकल उस पर भरोसा ना होना, तो फिर इस सेल्फ डाउट को कैसे हटाएं? पहले तो आपने देवानंद स्टाइल में जो प्रश्न पूछा उसको देखकर मुझे आनंद आ गया, बिल्कुल जबरदस्त, क्या बात, ताली बजाओ कॉन्फिडेंस के लिए। 2 सीढ़ी के नीचे पैर, एक ऊपर, और माइक उठा के बस हमारा सेल्फ डाउट क्लियर कर दो। आप पे सेल्फ डाउट आ नहीं सकता, हमारे आदमी को इतना ही कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो मेरा एक ये मानना है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि साइंस की परिभाषा आप क्या समझते हो। दुनिया में ना ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक होता है मधुमक्खी स्टाइल, एक होता है मकड़ी स्टाइल। मधुमक्खी क्या करती है, फूलों में से रस लेती है और शहद बना देती है। तो साइंस रेफरेंसेस लेती है, रेफरेंसेस, इसने ये कहा, फिर एक और रिसर्च करी, फिर इसने ये कहा, फिर एक और रिसर्च हुई, इसने ये कहा, रेफरेंसेस लिए और एक डेफिनेशन बना दी। दूसरी तरफ एक मकड़ी स्टाइल, मकड़ी अपने अंदर से जाला बनाती है, उसमें रहती है, उसको खा जाती है। तो जो अवेयरनेस, जो रियलाइजेशन है व्यक्ति अपना, एक है कि इधर का रेफरेंस, इधर का रेफरेंस, इधर का रेफरेंस लिया और डेफिनेशन बना दी, पर एक है आपके अपने भीतर से निकली हुई इंट्यूशन। हमें उसको भी उतना ही स्ट्रांग बना करके रखना चाहिए। आप भगवान से जुड़ जाइए। बिंदु के साथ अगर सिंधु होता है तो बिंदु को कोई नहीं सुखा सकता। एक सिंधु समुद्र के किनारे चट्टान पर खड़ी हुई थी और बोली अब तो मैं तुझसे अलग हो गई, अब देख मैं तुझे बताती हूँ, अब तुझे समझाती हूँ, अब तुझे सिखाती हूँ। धीरे 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 सवेरा होने लगा, सूरज निकलने लगा, बिंदु छोटी होने लगी, सूखने लगी। अब वो घबराई। उसी समय हवा ने आते हुए कहा तू अपना अहंकार छोड़ और कूद जा समुद्र में। अगर तू समुद्र की हो गई तो पूरा सूर्य एड़ी से चोटी का जोड़ लगा ले, तुझे सुखा नहीं सकता। जब हम अपने आप को इंडिविजुअल एंटिटी मानते हैं तब सेल्फ डाउट होता है। एक क्रिकेटर ने लास्ट बॉल पर 6 मार के इंडियन टीम को जिता दिया, तो आपको क्या लगता है ये केवल क्रिकेटर का एक्सपीरियंस था, बैट्समैन का एक्सपीरियंस था? बिल्कुल नहीं, बहुत सारी चीजें घटी थी। बॉलर जब बॉल फेंक रहा था उसका अजम्पशन रॉन्ग हुआ। बॉल का टेक्सचर कैसा था इतना 50 ओवर पिटने के बाद, उसका भी इफेक्ट था। जिस जगह उस बॉल ने टिप्पा खाया उस पिच का स्ट्रक्चर कैसा हो गया था, वहां पर वो टिप्पा उसको चाहिए था ऑफ स्विंग होगी, पर वहां गड्ढे ने उसको ऑन स्विंग कर दिया। और फिर उसके बाद जब आगे बढ़कर छक्का मारा तो जिस तरफ से ग्रिप पकड़ी थी बैट्समैन ने, उसने भी इफेक्ट लाया। जो उसका खुद का बैट था, मॉइस्चर की वजह से उसकी लकड़ी कितनी पक्की रह गई थी, उसका भी फर्क था। फिर जब उसने छक्का मारा तो हवा ने उसको कितना सपोर्ट किया, तब तो बाउंड्री के बाहर
कार में गई और जिस काम को 15 फैक्टरों ने किया, एक नॉर्मल आदमी कह देता है कि मैंने छक्का मारा। इसलिए जब तुम सेल्फ से ऊपर उठोगे, बिंदु सिंधु के साथ जुड़ेगी, यू नो द डिविनिटी इज वर्किंग थ्रू यू, एज विलियम शेक्सपियर सेड दैट वी आर, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। हम इस रंगमंच में एक खिलाड़ी हैं, करने वाला वो क्रिएटर है। थैंक यू वेरी मच। जय गौर श्री राधारमनो विजयते गुरुजी। What is the simplest daily spiritual practice that every student should follow? मैं सुन नहीं पाया बेटा। Sorry guys. What is the simplest daily spiritual practice that every student should follow during their daily routine? Daily simple practice for student. Yes sir. For student, ठीक है, दो बातें करो, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। दिया जो होता है वो ज्ञान का प्रतीक होता है, ज्योति का प्रतीक होता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने घर में भगवान के सामने एक प्रेम से दिया जलाओ, क्योंकि आप भी ज्योतिर्मय होना चाह रहे हो, बस पर्याप्त है, एक दिया जलाओ। और मैं निवेदन करूं, आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, हर अक्षर और शब्द ब्रह्म है, वो सब भगवान को सुनाओ। आप होमवर्क करो, आप स्टडी करो। ज़रूरी नहीं है कि केवल गीता ही कृष्ण सुनते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है जब आप मैथमेटिक्स के सूत्र भी उनको सुनाते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उनको बायोलॉजी भी बताते हो, तब उनको पता चलता है कि ये कई लोगों ने क्या मूर्खतापूर्ण काम भी कर डाले हैं। इसलिए सब सुनाना चाहिए। आप अपनी स्टडी को डेडिकेटेडली करो और उसको प्रेयर मान के भगवान को सुनाओ। आपके सामने जो टीचर खड़ा हुआ है उससे बड़ा भगवान आपके लिए दूसरा नहीं है। आपकी जो स्कूल का होमवर्क है उससे बड़ी प्रेयर आपके लिए दूसरा नहीं है। आप जो डेडिकेटेडली स्कूल में खड़े होकर पढ़ रहे हैं उससे बड़ा मंदिर आपके लिए दूसरा नहीं है। और अपने घर के मंदिर में आने से पहले केवल एक दिया जला के ठाकुर जी का नाम लेकर प्रणाम कर लो। एक स्टूडेंट के लिए इतना भी पर्याप्त है। जय श्री कृष्णा गुरुजी, आई एम श्रीयम चतुर्वेदी फ्रॉम कानामाखन मिलेनियम स्कूल। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्ण बेटा। सर, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, कंसंट्रेशन तो पूरा रहता है बट फिर भी नहीं हो पाता, और पढ़ाई का प्रेशर, फैमिली प्रेशर भी बहुत है, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी चाहिए? तो पढ़ाई वैसे भी मन लगाने के लिए होती नहीं है मन लगाने के लिए तो बहुत दुनिया में बढ़िया काम है, पढ़ाई मन के लिए होती नहीं है। अब बहुत जैसे, अब सीधी बात है, कई बार मन तो करता है आज नहाओ भी मत पर जब 2 दिन कोई नहीं नहाता और बगल में कोई बैठने को राजी नहीं होता, फिर कहते यार नहा ही लो, क्योंकि ऐसी तो पढ़ाई तो मन के लिए कभी होती नहीं है। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं कि पढ़ाई में मन लगना नहीं बड़ी नेचुरल बात है, तो आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। आप थोड़े थोड़े स्पैम में पढ़ सकते हो। जैसे एक न्यूरोलॉजिस्ट एक टेक्निक बताते हैं, आदमी का कंसंट्रेशन 20 से 30 मिनट होता है। इसलिए जो स्कूल के भी पीरियड सेशंस बनाए गए थे वो 20 से 30 मिनट के ही होते हैं। फिर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, फिर से सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो कॉन्स्टेंटली बहुत लंबे समय तक पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है। अगर शुरू में मन नहीं लगता तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के पर्याप्त है। धीरे 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 जाओ, रिजल्ट ओरिएंटेशन से आनंद आने लगता है। और जो प्रेशर है वो भी पार्ट ऑफ द सिस्टम है। आप प्रेशर आगे बड़े बड़े झेल सको, इसके लिए इस समय जो प्रेशर है वो आपकी हेल्प कर रहा है। इसलिए हम उस पर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, बेस्ट करने की कोशिश करें। आप हैप्पी किसी को नहीं कर सकते इस दुनिया में, आप बेस्ट कर सकते हो। अगर आपका कोशिश होगी किसी को हैप्पी करने की तो प्रेशर होता ही रहेगा, पर अगर आपकी कोशिश होगी अपने आप को बेस्ट करने की तो सामने वाला दुखी भी रहे, आप सदा सुखी रहोगे। हाँ, एक और लेना बेटा। जय श्री कृष्णा गुरुजी। If everything decided by God's will, so then why humans are blamed for their actions?
Okay, it's not that everything is decided by him only. He has decided that you all guys come here and listen to me. But how much you have heard, what you can learn, how deeply you can go into my lecture, this is your decision. For example, if I ask you, you're standing now, if I ask you to lift a leg whichever you want, left or right, you might have lifted the left one. Now you are dependent on the right one. So the situations are created by the God or our destiny, but in that particular situation, the action is performed by you only. So God has given us this opportunity that I am coming here. We all are assembled here in this beautiful auditorium. There are many lectures. People are listening even in such a hot and sweaty environment. Here we are sitting in air condition, nice sofas, sitting nicely. God has given all of this to us, and even if we sit here and sleep, that's why then we are not performing a right action. If you got a situation and you do at your best, this is what the combination is. For example, a farmer can sow a seed, it is in his hand, okay? Even if he has issues with the water, he can link that farmland to any small lake or water stream, or can even do the boring. These two things is in hand, but he cannot do this. He cannot rise a sun. Sun is in the hand of God. So whatever you are doing, action 50% is in your hand, consequences and situations is in the hand of nature, destiny and God. Thank you very much.